प्रोनाउन सर्वनाम। नाउन की परिभाषा, प्रकार, नियम। उदाहरण के गहन एवं विस्तृत अध्ययन के माध्यम से हमने अब तक संज्ञा अर्थात नाउन के विषय में समग्र एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे अवयव अर्थात प्रोनाउन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन के स्थान पर नाउन के बदले में किया जाता है। कारण ये है कि सेंटेंस में या पैराग्राफ में एक नाउन के बार बार प्रयोग से वाक्य का चारुत्व घट जाता है, वो नीरस सा हो जाता है। साथ ही शब्दों की पुनरावृत्ति से कहीं कहीं अभिव्यक्ति का चारुत्व तो बढ़ जाता है, किंतु कहीं कहीं पुनरावृत्ति एक दोष का भी रूप ले लेती है। अतः यदि एक बार नाउन का प्रयोग हुआ है और पुनः उसी नाउन की पुनरावृत्ति की आवश्यकता हो तो बेहतर होगा कि बाद में आने वाले उसी नाउन के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। जैसे हम कहें कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल, अर्थात हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है। तो इस वाक्य में हरी का प्रयोग 2 बार किया गया है। इससे वाक्य की शोभा कुछ घट गई है। अब यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार कहें कि हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो इस वाक्य में हमने पहले आए नाउन हरी को एज इट इज रहने दिया, किंतु दूसरी बार आए इस नाउन अर्थात हरी के लिए और उसके स्थान पर ही का प्रयोग किया। इससे वाक्य में शब्द विन्यास अच्छा हो गया है। यहां हरी प्रॉपर नाउन है और ही इस प्रॉपर नाउन के लिए प्रयुक्त प्रोनाउन है। एक दूसरा उदाहरण सुने। सीता सिंग्स वेल बिकॉज सीता इज अ सिंगर। इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है सीता अच्छा गाती है क्योंकि सीता एक गायिका है। इस वाक्य में सीता प्रॉपर नाउन है और सीता शब्द का प्रयोग वाक्य में 2 बार किया गया है, जो कि उचित नहीं है। अतः इस वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग आवश्यक है। प्रोनाउन का प्रयोग करें तो वाक्य बनेगा सीता सिंग्स वेल बिकॉज शी इज अ सिंगर। यहां शी शब्द का प्रयोग सीता के लिए और सीता के स्थान पर किया गया है, अतः शी प्रोनाउन है। अब यहां यह ध्यान देना है कि जिस प्रॉपर नाउन का प्रयोग वाक्य में 2 बार किया गया है वो पहले वाक्य में हरी पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है। ये दोनों एक वचन में हैं। इसी आधार पर पहले वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउन ही पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त शी स्त्रीलिंग है। अतः स्पष्ट है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिंग अर्थात जेंडर के अनुसार हुआ है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि ऊपर के दोनों वाक्यों में हरी और सीता सिंगुलर नंबर हैं, अतः इनके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन क्रमशः ही एंड शी भी सिंगुलर नंबर के शब्द हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखें कि हम नंबर का अध्ययन नाउन के चैप्टर में कर चुके हैं, अतः अब हम यहाँ केस अर्थात कारक का अध्ययन करेंगे। केस, कारक। किसी पूर्ण वाक्य के मुख्य 3 अंग होते हैं। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म तथा प्रिडिकेट अर्थात वर्ब। इसे हम उदाहरण से समझें। श्याम थ्रू अ स्टोन अर्थात श्याम ने एक पत्थर फेंका। इस वाक्य में किसने कार्य किया? वो कर्ता अर्थात सब्जेक्ट है, अतः इस वाक्य में श्याम सब्जेक्ट है। श्याम ने कुछ कार्य किया अर्थात फेंकने का कार्य किया, अतः थ्रू वर्ब अर्थात प्रिडिकेट है। क्या कार्य किया? उत्तर है पत्थर फेंका। थ्रू अ स्टोन, अतः स्टोन यहां ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर किसी सेंटेंस के 2 ही भाग किए जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ऐसे विभाजन में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है और उसके अलावा सभी शब्दों का समूह प्रिडिकेट होता है। यहां प्रिडिकेट में ऑब्जेक्ट एवं वर्ब
अर्थात कर्म और क्रिया दोनों शामिल होते हैं। किंतु वाक्य के प्रत्येक शब्द का सही परीक्षण करना हो तो उसे 3 भागों में ही विभाजित करें, जैसा कि ऊपर के सेंटेंस में बताया गया है। इस तथ्य को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। सचिन मेड 100 सेंचुरीज, अर्थात सचिन ने 100 सेंचुरी बनाई। इस वाक्य में सचिन ने कार्य किया, अर्थात सचिन सब्जेक्ट है। कुछ कार्य किया अर्थात बनाया, मेड, अतः मेड यहां वर्ब अर्थात प्रेडिकेट है। अब प्रश्न है क्या बनाया? उत्तर है सेंचुरीज, अतः सेंचुरीज यहां ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म है। अब कर्ता कर्म क्रिया को समझ लेने के बाद कारक को समझना आसान है, अतः अब हम केस अर्थात कारक को समझें और इस क्रम में सर्वप्रथम ये जानें कि कारक, जिसे अंग्रेजी में केस कहते हैं, की परिभाषा क्या है, अर्थात केस किसे कहते हैं। कारक का अभिप्राय। कारक अर्थात केस संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाता है, अर्थात द केस शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जैसे द हॉर्स किक्ड द बॉय, अर्थात घोड़े ने लड़के को लात मारी। काइंड्स ऑफ केस। कारक के भेद। हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक कारक के अपने चिन्ह तथा विभक्ति होती है। किंतु अंग्रेजी व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर में केस के मुख्य 3 भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक, कर्ता। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। नंबर 3, पॉसेसिव केस अर्थात संबंध कारक। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक। अर्थ या पहचान। क्रिया का कर्ता नॉमिनेटिव केस कहलाता है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नॉमिनेटिव केस, अर्थात जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस अर्थात कर्ता कारक कहते हैं। पहचान के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के पूर्व में कौन या किसने अर्थात हु शब्द लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, अर्थात बच्चा खेल रहा है, या ही रीड्स इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, अर्थात वह इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ता है। इन वाक्यों में कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने से पहले वाक्य में उत्तर मिलता है चाइल्ड और दूसरे वाक्य में ही, अतः चाइल्ड और ही यह कर्ता कारक हैं। इसी प्रकार द रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग, अर्थात लाल किला एक प्रसिद्ध इमारत है, तथा श्याम रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, अर्थात श्याम ने कई कविताएं हिंदी में लिखी। इन दोनों सेंटेंस में रेड फोर्ट तथा श्याम नॉमिनेटिव केस हैं। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस अर्थात कर्म कारक। अर्थ या पहचान। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे द कैट ड्रिंक्स मिल्क, अर्थात बिल्ली दूध पीती है। श्याम ईट्स ब्रेड, श्याम ब्रेड खाता है। ही केम फ्रॉम स्कूल, अर्थात वो स्कूल से आया। दिस बुक इज फॉर यू। इन वाक्यों में मिल्क, ब्रेड, स्कूल और यू ऑब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि मिल्क जो कि एक मटेरियल नाउन है, सकर्मक क्रिया ड्रिंक के बाद आया है। दूसरे वाक्य में ब्रेड जो कि एक नाउन है, सकर्मक क्रिया ईट्स के बाद आया है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में स्कूल जो कि एक कॉमन नाउन है, प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद आया है, तथा चौथे वाक्य में यू जो कि एक प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन फॉर के बाद आया है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाक्य में क्रिया के साथ whom यानी किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है
उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे हम कहें कि द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब इस वाक्य में whom शब्द लगाकर प्रश्न करें, अर्थात whom did the horse kick, अर्थात घोड़े ने किसको लात मारा। उत्तर मिलेगा बॉय। अतः बॉय यहां ऑब्जेक्टिव केस है। यदि इसी वाक्य में हु शब्द लगाकर प्रश्न करें, अर्थात हु किक द बॉय, तो आंसर मिलेगा हॉर्स। अतः हॉर्स यहां सब्जेक्ट है और इस कारण नॉमिनेटिव केस है, अर्थात इस वाक्य में बॉय ऑब्जेक्टिव केस तथा हॉर्स नॉमिनेटिव केस है। नंबर 3, पॉजेसिव केस, संबंध कारक, अर्थ या पहचान। जिस नाउन या प्रोनाउन का किसी वस्तु, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति से संबंध दर्शाया जाए, उस नाउन या प्रोनाउन को पॉजेसिव केस में होना माना जाता है। पॉजेसिव केस का किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि से रिलेशन अर्थात संबंध या पोजेशन अर्थात अधिकार का बोध कराने के लिए हिंदी में का, के, की, रा, रे, री आदि विभक्ति चिन्हों या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में सामान्यतः पॉजेसिव केस के पूर्व ऑफ का या बाद में अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि निर्जीव वस्तुओं अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। अब इस तथ्य को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम्स कार इज न्यू, अर्थात राम की कार नई है। इस वाक्य में राम का कार से संबंध दर्शाया गया है, अतः राम यहां पॉजेसिव केस में है। इसी प्रकार ही इज सोहन्स फादर में सोहन पॉजेसिव केस में है। एक अन्य उदाहरण लें, दीज आर द स्प्रिंग्स फ्लावर्स। इसका हिंदी में अर्थ है ये बसंत ऋतु के फूल हैं। यह बसंत ऋतु का प्रयोग पॉजेसिव केस में हुआ है, किंतु इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि फूल नॉन लिविंग थिंग हैं। अतः इसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं, बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य बनेगा दीज आर द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग। ये इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। अब हम प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के परिवर्तित रूपों को समझने के लिए निम्न तथ्यों पर ध्यान देंगे। प्रोनाउन के शब्द और उनके तीनों केस। कर्ता आई, जो कि नॉमिनेटिव केस है, इसका पॉजेसिव केस माय अथवा माइन होता है तथा ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इसी प्रकार नॉमिनेटिव केस के कर्ता वी का पॉजेसिव केस अवर और अर्स होता है तथा ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी प्रकार यू का पॉजेसिव केस योर अथवा योर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ही का पॉजेसिव केस हिज तथा ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का पॉजेसिव केस हर अथवा हर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसी प्रकार इट का पॉजेसिव केस इट्स तथा ऑब्जेक्टिव केस इट होता है तथा दे का पॉजेसिव केस देयर अथवा देयर्स तथा ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। पर्सन अर्थात पुरुष। कारक को जान लेने के बाद अब हम पर्सन अर्थात पुरुष के विषय में जानकारी प्राप्त करें। पुरुष अर्थात पर्सन हिंदी और संस्कृत भाषा की तरह अंग्रेजी में भी 3 ही होते हैं, अर्थात प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में विभक्त किया जाता है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन तथा तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, इसके अंतर्गत वक्ता या जो बात करता है वो आता है। जैसे आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा। वी आर एन ऑनेस्ट पर्सन, हम ईमानदार व्यक्ति हैं। यह वक्ता
या बात करने वाला पहले वाक्य में आई और दूसरे वाक्य में वी है। अतः आई और वी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि बात की शुरुआत इन्हीं से हुई है। इनमें आई सिंगुलर नंबर और वी प्लूरल नंबर है। सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष में वो पर्सन आता है जिससे वक्ता बात करता है। जैसे आई सेड टू राम, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन, अर्थात मैंने राम से कहा तुम ईमानदार नहीं हो। इस वाक्य में राम प्रॉपर नाउन है और इसी के लिए प्रोनाउन शब्द यू का प्रयोग किया गया है। अतः यू सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष, इसके अंतर्गत उस प्रोनाउन को रखा जाता है जिसके विषय में कोई बात कही जाती है। जैसे राम टोल्ड श्याम दैट शी वॉज वेरी ऑनेस्ट लेडी, अर्थात राम ने श्याम से कहा कि वो बहुत ईमानदार महिला है। इसमें शी प्रोनाउन के विषय में बात की जा रही है, अतः शी थर्ड पर्सन है। चूंकि थर्ड पर्सन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या निर्जीव तथा एक वचन और बहुवचन कुछ भी हो सकता है, अतः ही, शी, इट एवं दे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इनमें सिंगुलर नंबर तथा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही, सिंगुलर नंबर तथा फेमिनाइन जेंडर के लिए शी, इट सिंगुलर नंबर सामान्य निर्जीव के लिए। यद्यपि इट के प्रयोग के लिए अनेक नियम हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्लूरल नंबर तथा बोथ जेंडर के लिए दे का प्रयोग किया जाता है पर्सन्स के क्रम अर्थात पुरुष के क्रम। नियम: यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन्स के प्रोनाउंस आए तो उन्हें हम दो नियमों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन तथा अंत में फर्स्ट पर्सन आता है, अर्थात 2, 3, 1 का नियम लागू होता है। जैसे यू, ही एंड आई आर गोइंग, यू, ही एंड आई आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज वेल, यू, राम एंड आई हैव ट्राइड आवर बेस्ट। इन तीनों वाक्यों में यह स्पष्ट होता है कि इनमें 2, 3, 1 अर्थात सेकेंड, थर्ड तथा फर्स्ट पर्सन के क्रम में प्रोनाउंस प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 2, यदि दोष स्वीकार करने या नैतिकता से संबद्ध वाक्य हो अथवा सभी पर्सन्स प्लूरल नंबर में हों तो ये 1, 2, 3 अर्थात फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के क्रम में होंगे। जैसे आई, यू एंड ही कमिटेड दिस क्राइम, वी, यू एंड दे आर रीडिंग। अब हम प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन करें। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अर्थात प्रोनाउंस के भाग या प्रकार। प्रोनाउंस को 10 भागों में विभक्त किया जाता है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर 5, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नंबर 6, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 7, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नंबर 8, indefinite pronouns. Number 9, reciprocal pronouns. Number 10, exclamatory pronouns. अब हम इन प्रोनाउंस के बारे में क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउंस। इसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये वो प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रत्यक्षतः व्यक्त करता है। ये संख्या में कुल 7 हैं। ये हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। यह पर्सनल का अर्थ है रिलेटिंग टू पर्सन्स अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन इसके अंतर्गत आते हैं। आई तथा वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यू
सेकंड पर्सन का तथा ही, शी, इट एवं दे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन के केस अर्थात कारक बदलने पर इनके रूप यानी फॉर्म भी बदल जाते हैं। केस के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि केस 3 प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस तथा पॉसेसिव केस। यह भी ध्यान रखना है कि कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो प्रायः नाउन के साथ आते हैं और एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। ये शब्द हैं माय, अर, योर, हिज, हर, इट्स तथा देयर। ये शब्द जब नाउन के पूर्व में आते हैं और एडजेक्टिव का कार्य करते हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जिनकी संख्या कुल 7 है के परिवर्तित रूप क्या हैं? इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आई का परिवर्तित रूप है माय, माइन तथा मी। इसी प्रकार वी का परिवर्तित रूप है अर, अवर्स तथा अस। इनमें माय तथा अर पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, माइन और अर्स पॉसेसिव प्रोनाउन हैं तथा मी और अस ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं। इसी प्रकार यू का परिवर्तित रूप योर और योर्स है, ही का हिज और हिम है, शी का हर और हर्स है, इट का इट्स है, दे का देयर, देयर्स तथा देम है। संक्षेप में कह सकते हैं कि ऊपर प्रयुक्त सभी शब्द पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित हैं। नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसका हिंदी में अर्थ है प्रदर्शित करने वाला सर्वनाम। ये प्रोनाउन वाक्य में किसी नाउन की ओर संकेत कर बताने का कार्य करते हैं। दिस, दीज, दैट, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इनमें दिस और दीज पास की संज्ञा के लिए और दैट तथा दोज दूर स्थित नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें दिस और दैट सिंगुलर नंबर हैं तथा सिंगुलर नंबर के नाउन का ही संकेत करते हैं, जबकि दीज और दोज प्लूरल नंबर हैं और प्लूरल नंबर के नाउन का ही संकेत करते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर पेन्स। ये भी ध्यान रखना है कि इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन आते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन अर्थात ये पुस्तक मेरी है। इस वाक्य में दिस के तुरंत बाद नाउन अर्थात बुक आया है, अतः यहां दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न होकर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण सुने। दैट टेबल इज योर अर्थात वो मेज तुम्हारी है। दीज बर्ड्स आर ब्यूटिफुल अर्थात ये चिड़िया सुंदर हैं। लुक एट दिस वॉच अर्थात इस घड़ी को देखो। ध्यान दें कि दिस इज माई अम्ब्रेला में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, किंतु दिस अम्ब्रेला इज माइन में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसे हिंदी में वितरण सूचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक में से एक को अलग करने का कार्य करता है तो उस शब्द को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी आदि शब्द इसके उदाहरण हैं। इसे विभिन्न उदाहरणों से समझें। जैसे ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज वेरी जीनियस अर्थात इनमें से प्रत्येक लड़की बहुत प्रतिभावान है। द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर अर्थात 2 भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब इस संदर्भ में कुछ विशिष्ट नियमों पर हम ध्यान दें। रूल नंबर 1, ईच, एवरी, नीदर और ईदर ये चारों शब्द हमेशा एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में होते हैं और इनके साथ आने वाली क्रिया और सहायक क्रिया भी
सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल 1, नीदर ऑफ द टू प्लेसेस इज सेफ, अर्थात दो में से कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। नंबर 2, एवरी ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, अर्थात उनमें से प्रत्येक ये काम कर सकता है। नंबर 3, ईदर ऑफ द टू पेन्स इज योर्स, अर्थात दोनों में से कोई पेन तुम्हारी है। रूल नंबर 2, ईच और एवरी दोनों शब्दों का अर्थ है प्रत्येक। दोनों का अर्थ समान है, किंतु भाव यानी सेंस के आधार पर प्रयोग भिन्न भिन्न है। ईच का अर्थ होता है दो या दो से अधिक में से एक, जबकि एवरी का अर्थ होता है तीन या तीन से अधिक में से एक। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए इस उदाहरण को देखें। ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज वेरी जीनियस। इस वाक्य में चूंकि ईच शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ग्रामर के नियम के अनुसार स्पष्ट है कि लड़कियों की संख्या दो या दो से अधिक है। यदि इसी वाक्य में हम ईच के स्थान पर एवरी का प्रयोग कर दें तो वाक्य तब भी शुद्ध होगा, किंतु भाव बदल जाएगा। अब इस वाक्य के अनुसार लड़कियों की संख्या दो से अधिक ही होगी। अब यदि हम कहें कि ईच ऑफ बोथ गर्ल्स इज वेरी ऑनेस्ट, तो वाक्य सही है, किंतु इसमें ईच के स्थान पर एवरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाक्य में लड़कियों की संख्या दो ही है। एक अन्य नियम यह भी है, ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द मेंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट, while every is used when the member is indefinite. जैसे example 1, I was away 10 days and it rained each day. अर्थात मैं 10 दिन बाहर था और प्रत्येक दिन वर्षा हुई। Example 2, It rained every day during my summer holidays. अर्थात मेरे ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रत्येक दिन वर्षा हुई। यहां यह भी ध्यान रखना है कि जब each, every, नीदर, ईदर के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है तब ये शब्द एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, ईच नाइफ इज शार्प, प्रत्येक चाकू धारदार है। इस वाक्य में ईच का प्रयोग वाक्य में आए नाउन नाइफ के पूर्व हुआ है, अतः ईच यहां एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल 2, नीदर पोएम इज इजी, कोई भी कविता सरल नहीं है। इस वाक्य में नीदर वाक्य में आए नाउन पोएम के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, अतः नीदर का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अब हम इस प्रोनाउन के दूसरे शब्दों अर्थात नीदर और ईदर पर विचार करें। ये दोनों ही शब्द दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होते हैं, किंतु इनमें नीदर नेगेटिव प्रोनाउन है, इसका अर्थ है कोई नहीं, जबकि ईदर पॉजिटिव प्रोनाउन है और इसका अर्थ है कोई एक। अब और स्पष्टता से कुछ उदाहरण से समझें। जैसे नीदर ऑफ देम इज क्लेवर, अर्थात उनमें कोई चालाक नहीं है। ईदर ऑफ देम इज वेरी क्लेवर, अर्थात उनमें कोई एक बहुत चालाक है। अब हम एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एनी पर विचार करें। इस प्रोनाउन अर्थात एनी के प्रयोग में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होता है, तथा स्वाभाविक है कि इनके साथ प्रयुक्त वर्ब भी उसी अनुरूप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे एनी ऑफ दीज इज गुड इनफ, अर्थात इनमें से कोई एक पर्याप्त अच्छा है। एनी ऑफ दीज आर गुड इनफ, अर्थात इनमें से कोई भी पर्याप्त अच्छे हैं। नंबर 4, रिलेटिव प्रोनाउंस। इन्हें हिंदी में संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। हु, whom, whose, which, that। जब नाउन के स्थान पर आकर नाउन की पुनरुक्ति अर्थात रिपीटेशन को रोकें तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करें, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां ध्यान रखना है कि नंबर 1, हु, whom तथा whose का प्रयोग पर्सन और लार्ज एनिमल्स अर्थात
व्यक्तियों या बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। नंबर 2, विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैटर्स अर्थात निर्जीव पदार्थों और वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। नंबर 3, दैट का प्रयोग लिविंग एंड नॉन लिविंग अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ उदाहरण देखें और अपनी जानकारी को सुस्पष्ट करें। एग्जाम्पल 1, द बॉय हु इज इन रेड ड्रेस इज माई ब्रदर अर्थात लड़का जो लाल कपड़ों में है मेरा भाई है। एग्जाम्पल 2, द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ अर्थात दूध जो शुद्ध हो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। नंबर 3, टेक एनी पिंक साड़ी दैट यू लाइक अर्थात कोई भी गुलाबी साड़ी ले लो जो तुम्हें पसंद हो। नंबर 4, द लायन हुज कलर इज व्हाइट इज फ्रॉम अफ्रीका अर्थात शेर जिसका रंग सफेद है अफ्रीका से है। नंबर 5, दिस इज द बॉय whom all admire अर्थात यही वो लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। एग्जाम्पल 6, दिस इज द बुक विच इज इम्पोर्टेड फ्रॉम लंडन अर्थात यही किताब है जो लंदन से लाई गई है। एग्जाम्पल 7, दिस इज द बुक विच इज रिटन बाय प्रेमचंद्र अर्थात यह वही किताब है जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। नंबर 5, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हु, विच, व्हाट, whom, whose इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। जब इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है तो इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, किंतु ध्यान रखना है कि जब ये शब्द नाउन के साथ जुड़कर अर्थात नाउन के पहले प्रयुक्त होकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। इन दोनों में फर्क को हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हु इज ही अर्थात वह कौन है। Whom do you like most अर्थात तुम किसे सर्वाधिक पसंद करते हो। What is your occupation अर्थात तुम्हारा क्या व्यवसाय है। Whose is this cow अर्थात ये गाय किसकी है। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द किसी नाउन के पूर्व नहीं प्रयुक्त हुए हैं, अतः यहां who, whom, what, whose इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। किंतु यदि हम कहें Which साड़ी डू यू लाइक मोस्ट अर्थात तुम्हें कौन सी साड़ी सर्वाधिक पसंद है। Whose book does he bring अर्थात वो किसकी पुस्तक लाता है। Which poet is your favorite अर्थात कौन सा कवि तुम्हारा पसंदीदा है। Whose cow is this अर्थात ये किसकी गाय है। What color do you like most अर्थात तुम्हें कौन सा रंग सर्वाधिक पसंद है। इन वाक्यों में which, whose, what शब्द प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, किंतु नाउन के साथ जुड़कर, अतः इन वाक्यों में ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। नंबर 7, एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसे हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता पर बल देता दिखाई पड़ता है, अर्थात नाउन पर प्रोनाउन फोर्स डालता है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का कार्य नहीं करता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सामान्यतया अपने आप को के अर्थ में होता है, जबकि एम्फेटिक का प्रयोग आप ही या स्वयं या खुद के अर्थ में होता है। जैसे माई टीचर हिमसेल्फ सॉल्व्स द क्वेश्चन अर्थात मेरे शिक्षक स्वयं प्रश्नों को हल करते हैं। हरि हिमसेल्फ सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम्स अर्थात हरि स्वयं अपनी समस्याओं को हल करता है। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट अर्थात उसने स्वयं ये स्वीकार किया। दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन अर्थात उन लोगों ने स्वयं निर्णय लिया। नंबर 6, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसे हिंदी वाक्य में
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये किसी प्रोनाउन में सेल्फ यानी सिंगुलर नंबर के साथ या सेल्व्स यानी प्लूरल नंबर के साथ जोड़ने से बनता है। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। जब सेल्फ या सेल्व्स प्रोनाउन के प्रयोग से काम करने का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ता प्रतीत होता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वर्ब इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु रहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नंबर 1, इन दिस वे यू विल हर्ट योरसेल्फ, अर्थात इस प्रकार से तुम स्वयं को दुख पहुंचाओगे। नंबर 2, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, अर्थात उसने खुद को बर्बाद कर लिया। नंबर 3, वी ruined ourselves, अर्थात हम लोगों ने अपने आप को बर्बाद किया। नंबर 4, they fought among themselves, अर्थात वे लोग आपस में ही लड़े। नंबर 5, हरी solves his problems himself, अर्थात हरी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाता है। नंबर 6, we read ourselves at home, अर्थात हम लोग घर पर स्वयं पढ़ते हैं। इन वाक्यों में yourself, himself, ourselves, themselves शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। नंबर 8, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसे हिंदी में अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहते हैं। ये किसी अनिश्चित नाउन की सूचना देते हैं, अर्थात इनसे किसी स्पष्ट नाउन का उल्लेख नहीं होता है। जैसे some hide their weakness, इसका अर्थ है कुछ लोग अपनी कमजोरी छिपाते हैं। प्रश्न है कौन लोग? उत्तर है कुछ लोग। किंतु वे कुछ लोग कौन हैं तो ये स्पष्ट नहीं है, अर्थात निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे कौन लोग हैं जो अपनी कमजोरी छिपाते हैं। अतः सम यहां इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसी प्रकार ऑल, मैनी, एनी, वन, फ्यू, नन आदि शब्द भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के उदाहरण हैं। जैसे ऑल ऑफ देम आर इंजीनियर, अर्थात उनमें से सभी लोग अभियंता हैं। लेकिन कौन सभी लोग, ये स्पष्ट नहीं है। यहां यह भी ध्यान रखना है कि ऑल जब एक यूनिट अर्थात किसी समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करता है तो ये सदैव सिंगुलर नंबर में यूज किया जाता है। जैसे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल कहना गलत होगा। दूसरा उदाहरण सुने, नन लाइक टू वर्क हार्ड, अर्थात कोई भी कठिन परिश्रम करना नहीं चाहता। यहां ध्यान दें कि नन एक नेगेटिव प्रोनाउन है जिसका अर्थ है कोई नहीं। ये नीदर का प्लूरल रूप है। नीदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है जबकि नन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए। एक दूसरा तथ्य ध्यान रखना है कि नीदर और नन से बनने वाले वाक्यों में किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये दोनों शब्द स्वयं नेगेटिव का बोध कराते हैं। नंबर 9, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इसे पारस्परिकतावाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के तहत मात्र दो शब्दों को रखा जाता है। नंबर 1, ईच अदर तथा नंबर 2, वन अनदर। It means each other and one another are called reciprocal pronoun. इनमें each other का प्रयोग सामान्यतया दो के लिए तथा one another का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोनाउंस वाक्य के अंत में एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोथ गर्ल्स लव ईच अदर, अर्थात दोनों लड़कियां परस्पर प्रेम करती हैं। दीज चिल्ड्रन आर क्वारलिंग वन अनदर, अर्थात ये बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। द फोर ब्रदर लव वन अनदर, अर्थात चारों भाई परस्पर प्रेम करते हैं। यहां यह ध्यान रखना है कि ईच अदर या वन अनदर हमेशा वाक्य के अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं।
नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसे हिंदी में विस्मय सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम अचानक घटित घटनाओं या विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं। इनमें आने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे हेलो, हे, वाओ, हुर्रा, ब्रावो, फै, ओह, आ, वेल डन, हश, व्हाट आदि हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों के आरंभ में किन्हीं घटित घटनाओं के आधार पर अचानक फूट पड़ने वाले भाव के लिए किया जाता है। इस प्रकार के शब्द किन्हीं घटनाक्रम को दिखाते हुए उस वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखें कि इन शब्दों के साथ हमेशा संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, परंतु घटनाक्रम को बताने वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, जैसे हेलो, प्लीज हेल्प मी, अर्थात हेलो, कृपया मेरी मदद करें। अब हम समझें कि इनका प्रयोग किस प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित करने में किया जाता है। हेलो और हे एक समान संबोधन है जो किसी व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वाओ आश्चर्य को प्रकट करने वाला शब्द है जो अचानक घटित घटनाओं के आधार पर होता है, जैसे वाओ यू केम, वाह तुम आ गए। हुर्रा इसका प्रयोग अत्यंत खुशी के क्षणों में किया जाता है, जैसे हुर्रा वी वन द मैच, अर्थात हुर्रे हम मैच जीत गए। ब्रावो और वेल डन इनका प्रयोग प्रोत्साहन हेतु किया जाता है, जैसे ब्रावो यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, अर्थात शाबाश तुम अपनी परीक्षा पास कर गए, अथवा वेल डन यू पास्ड योर एग्जामिनेशन, वाह तुम अपनी परीक्षा पास कर गए। हश इसका प्रयोग क्रोध में होता है, हश डू नॉट टॉक टू मी, अर्थात हश मुझसे बात मत करो। दुख प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे शी वेंट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, अर्थात ओह वो इस संसार में नहीं रही। इसी प्रकार ओह और ये एक समान संबोधनकारी विस्मय बोधक शब्द हैं, जिन्हें दुख या खुशी दोनों अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। इससे सामान्य दुख या खुशी के भाव प्रकट होते हैं, जैसे ओह आई इंजर्ड, अर्थात ओह मुझे चोट लग गई। व्हाट किसी घटना के अचानक घटित होने पर उसमें जो आश्चर्य का भाव प्रकट होता है उसे प्रायः व्हाट से प्रकट करते हैं, जैसे सर ही विल नॉट कम टुडे। इसके जवाब में व्हाट अर्थात श्रीमान वो आज नहीं आएगा। क्या? इस प्रकार ध्यान रखें कि विस्मयादि बोधक शब्द घटित घटनाओं के भाव के आधार पर ही प्रयोग किए जाते हैं। स्पॉटिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 1। माई एल्डर ब्रदर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द कार्निवल विद जूनियर स्टूडेंट्स। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में मी के स्थान पर माय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रोनाउन के बाद जीरण यानी वर्ब प्लस आईएनजी आया हो तो प्रोनाउन को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म यानी किसी पर किसी का अधिकार प्रकट करने वाले के रूप में रखा जाता है। यहां पर मी जो कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है के बाद गोइंग यानी जीरण का प्रयोग हुआ है, इसलिए मी के स्थान पर माय यानी पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। The officer was much displeased at his clerk going on tour because he had been forbidden. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में क्लर्क के स्थान पर क्लर्क्स का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि नाउन के बाद जीरण आया हो तो नाउन को पॉसेसिव फॉर्म में रखा जाता है। यहां पर क्लर्क यानी नाउन के बाद जीरण यानी गोइंग आया है, इसलिए क्लर्क जो कि नाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है के स्थान पर
इसके पॉसेसिव फॉर्म क्लर्क्स का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक ही रूप में होता है तथा पॉसेसिव फॉर्म बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, he, you and I will go to attend an important lecture. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में he, you and I के स्थान पर you, he and I का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन्स का प्रयोग किसी वाक्य में एक साथ करना हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन you को रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन he, she, they को और अंत में फर्स्ट पर्सन यानी I या we को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, I and you have helped the poor. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में I and you के स्थान पर you and I का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य में प्रशंसा का भाव हो तो फर्स्ट पर्सन को अंत में रखते हैं और अन्य पर्सन्स को शुरू में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, you and I are responsible for this loss. हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में you and I के स्थान पर I and you का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि वाक्य में दोषारोपण का भाव मिले तो ऐसी दशा में फर्स्ट पर्सन को पहले रखा जाता है तथा अन्य पर्सन को बाद में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, naughty students were thumping the tables and shouting at each other at the time of prayer. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में each other के स्थान पर one another का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि each other का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा one another का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यदि वाक्य में दो नाम दिए गए हों या स्पष्ट रूप से टू लिखा गया हो तो ईच अदर का प्रयोग करें, अन्यथा वन अनदर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर आस्क्ड मी टू सिलेक्ट एनी ऑफ द 2 notes kept in the shelf. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में एनी के स्थान पर ईदर यानी दो में से पहला या दूसरा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईदर का प्रयोग किया जाता है तथा एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। चूंकि प्रश्न में 2 notes की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ईदर का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 8, none of the 4 workers were standing there to welcome the new boss. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में वर के स्थान पर was का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि none का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए यहां पर was का प्रयोग उचित है। ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर वर 6 workers suspected of the scandal, but none of them confessed their mistake. हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देयर के स्थान पर his का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि none का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। चूंकि यहां पर जेंडर यानी लिंग अज्ञात है, इसलिए his का प्रयोग उचित है। ध्यान रहे कि यदि जेंडर अज्ञात हो तो उसे हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स केम टू अटेंड द सेमिनार इन देयर बेस्ट सूट। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में देयर के स्थान पर his का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ईच का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। क्योंकि जेंडर अज्ञात है, इसलिए his का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 11, ईच ऑफ द मेंबर्स हैव सबमिटेड his सर्विस कार्ड फॉर रिन्यूअल। हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाक्य के आरंभ में ईच का प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, इसलिए यहां पर हैज का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 12, सरदार पटेल वॉज
regarded to one of the best politicians of the country. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में to के स्थान पर as का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि regard के बाद हमेशा as का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर as का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 13। The Prime Minister has ordered that such ministers who do not attend the meeting will not be selected for the world tour. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में who के स्थान पर as का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि such के बाद as का प्रयोग किया जाता है, who का नहीं, इसलिए यहां पर as का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 14। Such weapons of war as cause men's destruction should be banned. हल व नियम। प्रश्न के दूसरे भाग में as के स्थान पर that का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो सच के बाद as का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस नियम का ये अपवाद है कि यदि वाक्य सच से आरंभ हुआ हो तो ऐसी दशा में सच के बाद as के स्थान पर that का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर that का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 15। One of my colleagues often absent from the school. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में absent के बाद himself का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि absent शब्द के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी इसमें शब्द के अंत में सेल्फ लगा होता है का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट वन सिंगुलर होने के कारण हिमसेल्फ का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 16। योरसेल्फ शुड गो टू शिमला फॉर अ बेटर चेंज। हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में योरसेल्फ के पूर्व यू का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका प्रकार कभी भी सब्जेक्टिव अर्थात कर्ता की तरह से नहीं किया जाता है, इसलिए इसके पूर्व इससे संबंधित सब्जेक्ट का आना आवश्यक है। यही कारण है कि यहां पर सब्जेक्ट यानी यू का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 17। आई एम गिविंग यू दिस डिक्शनरी ऑन द कंडीशन दैट यू विल रिटर्न द सेम टू मी विद इन 2 days। हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में द सेम के स्थान पर इट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि द सेम का प्रयोग वाक्य में प्रोनाउन की तरह यानी नाउन के बदले नहीं किया जाता है। चूंकि द सेम का प्रयोग डिक्शनरी के लिए हुआ है, इसलिए इसके स्थान पर इट का प्रयोग यानी डिक्शनरी के निर्जीव होने के कारण उचित है। क्वेश्चन नंबर 18। दे आर ऑल कंप्लीटली रॉन्ग बट आई। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में आई के स्थान पर मी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बट के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर मी का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 19। नोबडी कैन सॉल्व इट एक्सेप्ट ही। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में ही के स्थान पर हिम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट यानी सिवाय के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर हिम का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 20। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉयज बिटवीन ही एंड शी। हल व नियम। प्रश्न के चौथे भाग में ही एंड शी के स्थान पर हिम एंड हर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिटवीन के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर हिम एंड हर का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 21। लेट यू एंड आई प्रेस आवर माइंड्स इनटू थिंकिंग आउट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में आई के स्थान पर मी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लेट के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर मी का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 22। इफ आई वर हिम आई वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में
हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक कल्पनाशील वाक्य है और ऐसे वाक्यों में वर के बाद आने वाले प्रोनाउन को हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 23। Was it him who got injured in an accident this morning? हल व नियम। प्रश्न के प्रथम भाग में हिम के स्थान पर ही का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग उचित है। क्वेश्चन नंबर 24। One should not go out of his way in those hard days. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में his के स्थान पर once का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि one अर्थात कोई स्त्री या पुरुष का पॉसेसिव फॉर्म होता है once, इसलिए यहां पर his का प्रयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 25। Every officer and every worker were busy in his work. हल व नियम। प्रश्न के तीसरे भाग में were के स्थान पर was का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि दो कर्ताओं को and से जोड़ा गया हो और दोनों के पूर्व every का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे कर्ता को सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहां पर was का प्रयोग उचित है।